तो कैसे हैं भाई बहनों आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, है ना। मेरा नाम अभिषेक, जैसे आप लोग जानते हैं। मैंने पहली वीडियो बनाई थी अभी अभी, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर थी, है ना। मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को वो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगनी भी चाहिए, क्योंकि वो मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाई है और उसमें बहुत सिंपल सिंपल बातें करी हैं। ज़्यादा कुछ टफ बात करी नहीं है। हाँ, उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप कर लेना, बस थोड़े से क्वेश्चंस कर लेना, पीवाईक्यूज कर लेना, आप समझ जाओगे कैसे आपको हैंडल करना है ट्रिग्नोमेट्री को, है ना, और उसके एप्लीकेशंस को। ठीक है। और आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा चैप्टर पढ़ेंगे, और ये कहीं ना कहीं एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप पढ़ चुके होंगे, बहुत से लोग पढ़ चुके होंगे, और अगर जिनने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ये बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत ईजिली आप इसको समझ सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा टफ है नहीं, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, और यही सिंपल बातों को हमें समझना है और हमें इनको यूज़ करना है ना। चलो ठीक है, पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम जैसे कि लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल। नाम से समझो क्या है भाई, दो इक्वेशंस होंगी दो वेरिएबल की। क्या? दो इक्वेशंस होंगी दो वेरिएबल की, बस यही पढ़ना है हमें, है ना। और साथ ही बात ये इजी है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम तो हमने समझ लिया ना, क्या है? लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले इससे चालू करते हैं, सबसे पहले इससे चालू करते हैं। ठीक है, समझना। लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, जरा ये बता सकते हो? लीनियर इक्वेशंस होती क्या है भाई? लीनियर इक्वेशन को समझने से पहले हम ये समझते हैं इक्वेशन क्या होती है। भाई समझ लो, जैसे कि अगर ऐसा कुछ लिखा है ax इज इक्वल्स टू b, यहां पे a क्या है आपका? a आपका एक कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, और b भी आपका क्या है? कांस्टेंट है। ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं भाई। ये जो चीज लिखी है, जो लाइन लिखी है, ये इक्वेशन है, जहां पे मैं x की वैल्यू को पुट कर दूंगा या फिर इनपुट कराऊंगा। मान लो अगर x को 1 रखता हूं तो a b के इक्वल आ जाएगा, अगर मैं x को 2 रखता हूं तो 2a b के इक्वल आ जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा, जो भी वैल्यू डाल दो। तो ये एक इक्वेशन होती है, बहुत सिंपल बात है यार, इतना तो हम सबको आता ही है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है भाई? देखो, ऐसी इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, या फिर लीनियर इक्वेशन ही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। अब आप में से बहुत लोग कहोगे भाई स्ट्रेट लाइन क्या है, ये क्या कह दिया? कुछ नहीं यार, आप में से बहुत से लोग ने पढ़ा भी होगा कि स्ट्रेट लाइन बेसिकली क्या होती है। बेसिकली जो उसकी इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी पढ़ते थे भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ, अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये चीज हमको, इस चीज को हम लोग यूज करेंगे, इस लाइन को हम लोग यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में इसको यूज करेंगे जहाँ पे स्ट्रेट लाइन की बात आएगी। मगर हम लोग लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन में हम लोग एक दूसरे, मतलब है तो यही इक्वेशन होगी, यही इक्वेशन, बस यहाँ पे टर्म्स थोड़े डिफरेंट होंगे बस। ठीक है, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन ही है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या है? हम लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन, हम इसको कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इज ऑफ, या फिर लीनियर इक्वेशन इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो क्या मैं कुछ लाइनें लिख रहा हूं ऐसे ही, आपको समझना, आप समझ लो, है ना। आप लिख भी सकते हो कि लीनियर इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। अच्छा, कैसी दिखती है? कैसी दिखती है भाई, ये तो बताओ कैसी दिखती है। अभी मैंने बोला y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो हम लोग उसी तरीके से एक ऐसे भी लिख सकते हैं कि ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, है ना। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब हो गया कि जहां पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या, जिसकी x है, y है, ये वेरिएबल है, इसकी पावर जो है, इसकी जो पावर है यहाँ पे 1 है, इसकी पावर क्या है? 1 है। तो जब भी वेरिएबल की पावर 1 होती है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ऐसे भी समझ सकते हैं, अभी जो मैंने बताया y इक्वल्स टू mx प्लस c, उसको भूल जाओ, बस तुम ये समझो भाई ये लीनियर इक्वेशन होती है। और लीनियर इक्वेशन पहचानते कैसे हैं? जब
वेरिएबल की पावर 1 हो जाए तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। तो तुम देखोगे तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल की पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। अच्छा भाई एक चीज बताना, अगर मैं x की पावर 0 कर दूं तो ये 1 होता है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है भाई, ये तो इसकी पावर 0 कर दी, और पावर 0 का मतलब क्या, 1 तो कोई वेरिएबल है नहीं। लीनियर इक्वेशन तब होती है जब वेरिएबल की पावर 1 हो, और वेरिएबल की पावर 1 का मतलब ये है कि ये x के इक्वल आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये बात होती है। तो लीनियर इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जनरल फॉर्म है, ये क्या है, ये आपका जनरल फॉर्म है, दिस इज जनरल फॉर्म। ओके, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है यार। एक चीज समझना, ये जनरल फॉर्म, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे जो a है, b है, c है, ये क्या है, ये आपके रियल नंबर्स हैं। ये आपके क्या है, ये रियल नंबर्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू एनीथिंग हो सकता है, ठीक है। ये रियल नंबर्स हैं। चलो ये बात समझ में आती है। आपके x क्या है और y क्या है, x एंड y आपके क्या है, ये आपके वेरिएबल्स हैं, दीज आर योर वेरिएबल, ये आपके वेरिएबल, ठीक है। ये भी बात समझ में आती है, बहुत सिंपल बात है। अच्छा यहाँ पे जो a है और जो b है, दे कांट बी 0 या फिर दे कैन नॉट बी 0, ये 0 नहीं हो सकते, मतलब a की वैल्यू भी आपकी 0 नहीं हो सकती और b की वैल्यू भी आपकी 0 नहीं हो सकती। क्या ये बात समझ में आती है? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे a को 0 कर दूंगा और a को 0 कर दूंगा और b को भी 0 कर दूंगा, तो ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा c = 0, और c = 0 क्या है, ये तो एक कांस्टेंट है, ये तो एक कांस्टेंट है ना भाई। c क्या है, c तो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को मैं कह रहा हूं ये इक्वेशन है, तो ये एक इक्वेशन थोड़ी ना है, ये तो एक आपने एक रिजल्ट बता दिया। और वैसे भी अगर मैं यहाँ पे a और b को 0 कर दूंगा और मान लेते हैं यहाँ पे कुछ 8 लिखा था, तो क्या 8 0 के इक्वल होता है? नहीं होता, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। तो a और b 0 नहीं होगा, ठीक। लीनियर इक्वेशन में a एंड b आपका 0 नहीं होता। a एंड b होता क्या है, ये रियल नंबर्स होते हैं, c भी एक रियल नंबर है, x एंड y क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। अच्छा चलो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा तुम पहचान कर पाए, x क्या है, वेरिएबल है, y क्या है, वेरिएबल है, a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये सब कांस्टेंट्स हैं। ओके, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू पता है या फिर जिसकी वैल्यू आप इनपुट कराते हो, ठीक। चलो ये बहुत सिंपल बात थी, ये बहुत सिंपल बात थी, है ना, ठीक है। अच्छा देखना, हम a एंड b को, a, b को कोफिशिएंट्स भी कहते हैं। क्या कोफिशिएंट्स भी कहते हैं? कोफिशिएंट्स का क्या मतलब है, मतलब ये होता है कि वेरिएबल साथ जो नंबर या फिर जो भी वैल्यू लगी होती है या फिर जो भी वैल्यू मल्टीप्लाइड होती है, उसे हम उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहते हैं। तो अगर मैं बोलूं x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पे हम देखेंगे तो a है, और b और y का कोफिशिएंट क्या होगा, y का कोफिशिएंट हो जाएगा b। क्या इतनी बात समझ में आती है? बहुत सिंपल बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना भाई। भैया आपने तो हमें लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया है, चैप्टर का नाम तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस था, तो मैंने हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है भाई? बहुत सिंपल बात है, खुद सोचो भाई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होना चाहिए, खुद सोचना एक बार भाई। ऐसी दो इक्वेशन जो कि लीनियर इक्वेशन है और चैप्टर का नाम क्या है, ऑफ 2 वेरिएबल। तो जब लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल की बात होती है तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं ये सेम वेरिएबल होते हैं। हम जो वेरिएबल पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में वो सेम वेरिएबल के ऊपर पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब सेम वेरिएबल होगा तभी आपके उस वेरिएबल की आपको वैल्यू मिलेगी। अगर सेम वेरिएबल नहीं होगा तो कैसे वैल्यू मिलेगी बताना? अगर सेम वेरिएबल होगा तभी वैल्यू मिलेगी, ये बात समझ में आती है, ठीक है। तो अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया, ठीक है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। चलो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, इसको समझते हैं। तो मैंने क्या बोला, इसकी डेफिनेशन क्या है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
इज बेसिकली टू लीनियर इक्वेशंस ऑफ द सेम वेरिएबल। क्या बात समझ में आती है? बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है, ठीक है, ऑफ द सेम वेरिएबल। अच्छा तो कैसी दिखेंगी? कुछ इस तरीके से दिखेंगी, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्या समझ में आ गया भाई? ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं जहां पे वेरिएबल देख पा रहे हो, क्या वेरिएबल सेम है? अगर इसमें x है, इसमें xy है, तो इसमें भी xy ही वेरिएबल है। अगर इसमें xy वेरिएबल है तो इसमें भी xy वेरिएबल है। हाँ, कोफिशिएंट तो डिफरेंट हो सकता है। कोफिशिएंट में क्या है, तुम चाहे कोफिशिएंट को सेम करा दो, सेम करा दोगे तब तो वो एक सिंगल लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, तो कोफिशिएंट को आपको डिफरेंट तो कराना ही पड़ेगा। क्या बात समझ में आई? तो ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ऑफ सेम वेरिएबल। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ सेम वेरिएबल। भाई जब सेम वेरिएबल की होगी तभी तो उस वेरिएबल का आंसर मिलेगा। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो भाई लोग एक बात बताता हूँ भाइयों बहनों, इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मुझे नोट्स की जरूरत पड़ी है, मतलब जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसकी जरूरत पड़ी है, तो कहीं ना कहीं मैं नोट्स से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बार बार नीचे देख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं अब मेरी नोटबुक रखी है जिसमें मेरे नोट्स रखे हैं, ठीक है, तो उससे ही मैं देख देख के थोड़ा बहुत बताता हूँ। ठीक, पढ़ा मैं ही रहा हूँ, आता मुझे है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक, मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। आपको आता है कि नहीं आता वो मुझे नहीं पता, बस मैं आपको इतना समझा सकता हूँ कि आपको उस चीज़ को आप समझ जाओ, ताकि आप खुद से क्वेश्चन करने लग जाओ, है ना। क्वेश्चंस तो आपको ही करने हैं, समझा मैं देता हूँ, है ना। तो बात ये है, ठीक। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अब बात आती है यार, हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ ली, हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ लिया, अब उस लीनियर इक्वेशंस को हम लोग ग्राफिकली कैसे समझेंगे, या फिर ग्राफिकली उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ना। तो ग्राफिकली सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो ग्राफिकल मेथड लिख लो, ठीक है। क्या है? ग्राफिकल मेथड। ठीक, ग्राफिकल मेथड क्या है? ठीक है, फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बात समझ में आती? ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। कौन कौन सी लीनियर इक्वेशन है? a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक। तो पहला तरीका क्या है ग्राफिकल मेथड फॉर लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो पहला मेथड क्या है समझते हैं। पहला मेथड ये है कि अगर मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है या फिर ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ये क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो समझ लो, ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। या फिर ये कोऑर्डिनेट्स की लाइन है, या फिर ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये क्या, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्या बात समझ में आई? एक्स एक्सिस में आपके एक्स के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वाई पे आपके वाई के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है, ठीक है। चलो अब समझते हैं। मान लेते हैं जो लीनियर इक्वेशन है इसकी लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ठीक, ऐसे जा रही है, और ये जो लीनियर इक्वेशन है इसकी लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ठीक। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है ना, उस पॉइंट का मतलब ये है कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, जब हम इन दोनों लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास जो भी आंसर आएगा, अगर वो आंसर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो आंसर हमारा सिर्फ 1 आएगा। क्या आएगा? सिर्फ 1 आएगा। 1 का मतलब क्या है? सिर्फ हमारे पास एक ही सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा? आंसर तो कुछ भी हो सकता है, पर वो सॉल्यूशन जो होगा वो सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। तो अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं दो लाइन at a particular point, if two lines are intersecting at a particular point, then the solution of those linear equations will be, or the solution of those lines will be a
एट दैट पॉइंट विल बी यूनिक। क्या बात में, यूनिक का मतलब क्या है, सिंगल सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन। तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एट अ पॉइंट या फिर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना सॉल्यूशन है, सिर्फ वन सॉल्यूशन है या फिर और सिंगल सॉल्यूशन है। क्या बात समझ में आई, और सिंगल सॉल्यूशन है। क्या बात समझ में आती है, फिर से बोलता हूं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। अब तुम बोलते हो कि भैया लाइन क्या है, भाई लाइन जो है वो इसी इक्वेशन से आया है। अच्छा मैं समझा देता हूं, मान लेते हैं ये एक कोऑर्डिनेट है, ये है ना, ये एक्स वाई एक्सेस है, ठीक है, ये y, यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, इसमें x के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। मान लेते हैं हमारे पास लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है, कंपेयर करो भाई, यहाँ पे a1 नहीं है, यहाँ पे b1 नहीं, भैया ये तो लीनियर इक्वेशन है ही नहीं। अरे भाई ये लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे a1 की जगह 1 है मैंने कहा था, और b1 की जगह क्या है, वहां पे 1 है, और c1 की जगह 2 है। अब c1 को यहाँ ले जाओगे तो 2 है ना। तो समझना, मैंने कहा था a1 b1 क्या, a1 b1 कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे 1 है। तो अगर मैं, अब समझना, ये जो पॉइंट होता है, सेंटर जो होता है किसका, दो एक्सेस के बीच में, जो ये दो एक्सेस है, ये कौन सी, अब बता देता हूं, समझो, ये एक्स एक्सेस होता है, ये कौन सा एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है, ठीक है। ये जो होता है सेंटर पॉइंट, या फिर जो इसको ओरिजिन कहते हैं, तो इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, जहां पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस तुम्हारा क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, इसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन पे जो पॉइंट होते हैं, भाई देखो अब ये दो एक्सेस हैं, ठीक, इस पे x के कोऑर्डिनेट्स आते हैं x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे y के कोऑर्डिनेट्स आते हैं। तो जो ओरिजिन होता है, यहां पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 0,0 कोऑर्डिनेट होता है, मतलब x भी 0 है, ये तुम्हारा x के लिए है, ये 0, और ये 0 किसके लिए, ये y के लिए है, y के लिए है। तो इस वाले पॉइंट पे x भी 0 है, y भी 0 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन पे x की वैल्यू को 0 रख दूं, तो y कितना हो जाएगा, y आपका हो जाएगा 2। अगर x 0 हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा, y 2 हो जाएगा। और अगर मैं इसमें y को 0 रख दूं तो x क्या हो जाएगा, x आपका 2 हो जाएगा। तो x 0 पे y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 2। मतलब मान लेते हैं अगर ये 1 है तो यहाँ पे 2 है, इसको 2 कह देते हैं, ठीक है, इसको 2 कह देते हैं। और जब y 0 है, जब y 0 है तो x क्या, x है 2, तो इसको 2 कह देते हैं, इसको 1 कह दिया, इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया। तो x 0 पे y 2 है और y 0 पे x 2 है। इन दोनों पॉइंट से एक लाइन आप बना दो, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो एक लाइन बन जाएगी। लाइन क्या होती है, दो पॉइंट्स को जब हम लोग एक ज्वाइन कर देते, दो पॉइंट्स को जब हम लोग ज्वाइन कर देते हैं बाय स्केचिंग अ लाइन, बाय स्केचिंग मतलब दो पॉइंट को जब ज्वाइन कर रहे हैं साथ सीधी बात है ना। अब बाय स्केचिंग अ लाइन तो साथ सीधी वो तो वर्ड तो आएगा ही आएगा, है ना। तो जब हम एक लाइन बनाते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में या फिर इन दोनों पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए, तो ये जो लाइन की इक्वेशन होगी, मतलब ये जो लाइन होगी, ये किस इक्वेशन से बना है, ये आपके x प्लस वाई इक्वेशन से बना है। तो ये जो लाइन होगी ना, ये आपके इस इक्वेशन से बनी है, ठीक। तो मान लेते हैं, तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। तो मैंने कहा ये वाली जो लाइन है, मान लेते हैं ये वाली लाइन तुम्हारी पहली इक्वेशन से बनी है, ये लाइन दूसरी इक्वेशन से बनी है। तो जब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी एट अ पॉइंट, तो जो आपके सॉल्यूशन होते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, सिंगल सॉल्यूशन होता है, ठीक। क्या बात समझ में आई, एक ही, खुद सोचो ना भाई, खुद सोचो। अब ये लाइन यहाँ पे, ये लाइन यहाँ से गई, ये वाली लाइन यहाँ से गई, ये एक ही पॉइंट पे मिलेगी, अभी आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगी, ये एक सिंगल पॉइंट पे ही मिलेंगी आके, और वही हमारा सिंगल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक, ठीक है। तो जब हमारा सिंगल सॉल्यूशन होता है ना, जब हमारा सिंगल सॉल्यूशन होता है ना, तब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है एट, मतलब एट नहीं बोलेंगे, या फिर एट इंटरसेक्ट, है ना, एट इंटरसेक्ट ऐसे कहते हो, या फिर एट इंटरसेक्शन कह दो, एट इंटरसेक्शन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एट इंटरसेक्शन इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस,
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव सिंगल और यूनिक और वन सॉल्यूशन, then the pair of equations या फिर the pair of linear equations will be consistent। क्या बोला मैंने? इंटरसेक्शन पे अगर पेयर ऑफ लीनियर सॉल्यूशन का सिंगल सॉल्यूशन है तब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगी वो कंसिस्टेंट कहलाएंगी। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? जब सिंगल सॉल्यूशन आता है तब हम जब सिंगल सॉल्यूशन आता है तो जो दो इक्वेशंस होती हैं उन्हें हम कंसिस्टेंट कह देते हैं। ठीक, उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग कंसिस्टेंट कह देते हैं। जब सिंगल सॉल्यूशन होता है तब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती है उन्हें हम लोग कंसिस्टेंट कह देते हैं। बस ये एक नेम है ना, या फिर अगर देखो, या तो एक नेम है समझ लो, या तो एक तरीका है समझने का सिंगल सॉल्यूशन। मान लो क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है प्रूव द इक्वेशंस बी कंसिस्टेंट, तो तुम क्या समझोगे? प्रूव द इक्वेशंस बी कंसिस्टेंट। ठीक, तो तुम क्या समझोगे? तुम समझोगे ये मेरे से कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन के बारे में कुछ ना कुछ कह रहा है। क्या बात समझ में आई? ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा मेथड समझते हैं। तो ये समझ में आ गया। सेकंड पे चलते हैं, चलो सेकंड समझते हैं, है ना। अब सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये है कि भाई ये फिर से एक्स वाई एक्सिस है। अब मैंने कहा कि ये जो दो लाइन है ये कोइंसाइड है। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी इनसे जो लाइन बनेगी ऑन द एक्स वाई एक्सिस, दे विल बी कोइंसाइड या फिर दे विल बी कोइंसिडेंट ऑन ईच अदर। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई करें। तो अगर ये लाइन इस इक्वेशन से बनी है, पहली इक्वेशन से, और इसके ऊपर ही मैं एक और लाइन बना दूं, ठीक, तो वो जो लाइन होगी वो अगर दूसरी इक्वेशन से बनी हो, दोनों एक ही दूसरे के ऊपर बन रही हैं, तब मैं कहता हूं ये दोनों लाइनें क्या हो गई हैं? कोइंसाइड हो गई हैं। क्या हो गई हैं? कोइंसाइड। ये दोनों लाइनें कोइंसाइड कर रही हैं, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर बनी है। क्या बात समझ में आई? ठीक, अगर आप खुद सोचो, जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं तो क्या ये दोनों जो लीनियर इक्वेशंस होंगी, ये जो दोनों लीनियर इक्वेशंस होंगी, इनके हर एक पॉइंट पे सेम वैल्यू मिल रही होगी? खुद सोचो, अगर ये दोनों लीनियर इक्वेशन, भाई ये जो दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं ये एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं। क्या कर रही हैं? लाई कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है इनके हर एक पॉइंट पे सेम वैल्यू मिल रही होगी, है ना। और बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि मैंने इंटरसेक्शन पे एक चीज कही थी कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे तो सिंगल सॉल्यूशन मिलता है। भाई ये तो एक दूसरे के ऊपर इंसिडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही है, मतलब यहाँ पे कितने सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो जब लाइनें कोइंसाइड करती हैं तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, है ना, वो इनफिनाइट होते हैं। फिर से बोलता हूं, जब लाइनें कोइंसाइड करती हैं, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे हमें इनफिनाइट सॉल्यूशन मिल रहे होते हैं। तो ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि व्हेन पेयर ऑफ linear equation coincide, then the number of solution will be infinite। क्या ये बात समझ में आती है कि भाई जब दो लीनियर इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर इंसिडेंट हो रही होंगी, तब जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं?
वो इन्फिनाइट होते हैं। वो क्या होते हैं? वो हमारे इन्फिनाइट होते हैं। अच्छा, समझ जाने का, इन्फिनाइट, ठीक है। एंड दी and a pair of linear equations will said to be consistent। यहां पे भी हम कंसिस्टेंट कहेंगे, समझना। कंसिस्टेंट हम तब कहते हैं जब हमें सॉल्यूशन मिल रहा हो। तो हमें पहले वाले पे एक सॉल्यूशन मिला था, तब हमने क्या कहा था? तब भी कंसिस्टेंट कहा था कि सॉल्यूशन तो मिल ही रहा था। यहाँ पे इनफिनिट सॉल्यूशन मिल रहे हैं, अब हम तब भी कंसिस्टेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी सॉल्यूशन मिल रहा है। अब यहाँ पे हर एक पॉइंट जो होगा ना, वो इन दोनों को आगे सेटिस्फाई करेगा। भाई अगर यहाँ पे कोई x है तो ये जो x होगा ये इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे इनफिनिट सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट जो होगा वो इन लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तभी हम इसको इनफिनिट कहते हैं। और कंसिस्टेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भाई देखो बहुत इजी है, ठीक है। अब थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला क्या है? एक और यहाँ पे मेथड है, उसको भी समझ लो, या फिर आप खुद ही समझ जाओगे। कॉमन सेंस है ना भाइयों बहनों, आप खुद ही समझ जाओगे कॉमन सेंस है। क्या कॉमन सेंस है? हमने कितनी बातें कर ली। एक बार हमने बात कर ली कि वो इंसिडेंट होगा, एक बार बात कर ली कि वो एक दूसरे के ऊपर ही लाई करेगा, और एक बार हमने बात, अब क्या बात करनी चाहिए? अब हम बात करेंगे जब वो एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे नहीं, ना ही वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो मतलब वो कैसे होंगे? वो जो लाइन होंगी वो पैरेलल होंगी, पैरेलल, एग्जैक्टली पैरेलल होंगी। बिकॉज अगर थोड़ा सा भी एंगल आ जाए किसी भी लाइन पे, थोड़ा सा भी एंगल आ जाए किसी भी लाइन पे, तो वो एट अ पॉइंट वो जाकर इंटरसेक्ट करेंगी। मतलब परफेक्टली पैरेलल होनी चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब खुद सोचो, जब ये परफेक्टली पैरेलल होंगी तो कहीं भी जाके मीट नहीं करेंगी, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन होगा तो मैंने कहा जब भी सॉल्यूशन मिलेगा तो कंसिस्टेंट है। अगर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। तो भाई कहीं भी जाके मीट नहीं करेंगी, तो हम कह देंगे नो सॉल्यूशन। और इस सिस्टम को हम क्या कह देंगे? इनकंसिस्टेंट। ठीक, क्या बात समझ में आती है? ठीक है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं? मैं ये लिख सकता हूं कि when the pair of linear equations are parallel to each other, ठीक, then there will be no solution and the pair of linear equations will said to be इनकंसिस्टेंट। क्या बात समझ में आई? कि भाई जब भी दो लीनियर इक्वेशन पैरेलल होगी तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बिकॉज दे विल नॉट इंटरसेक्ट एट एनी सिंगल पॉइंट एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, बात समझ में आई? बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हमने तीनों बातें पढ़ ली, हमने तीनों मेथड पढ़ लिए, ठीक है। तो अब देखो इन तीनों मेथड से कुछ चीजें आएंगी। क्या चीजें? वो भी समझ लो कि आपको क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन क्या देगा? आपको क्वेश्चन ऐसे देगा कि भाई तुम प्रूव करो कि ये सिस्टम, ये जो दो लीनियर इक्वेशन हैं, क्या ये कंसिस्टेंट है? या फिर कहेगा प्रूव दैट दीज, इफ कह देगा कि प्रूव दैट दीज टू लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड दे विल हैव इनफिनाइट सॉल्यूशंस, ऐसा कुछ कह देगा, है ना। या फिर कह देगा प्रूव द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ऐसा कुछ कह देगा, है ना, ठीक। या फिर कह देगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करके बताओ, है ना, ऐसा कुछ कह देगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको टैकल करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं। वो चीजें क्या है हमें वो समझनी है, ठीक।
देखो ये ऐसा समझ लो, ये फॉर्मूलाज हैं जो कि आपके क्वेश्चन पे अप्लाई करने हैं ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। साफ सीधी बात, नो बकवास, साफ सीधी बात कि भाई ये एक फॉर्मूलाज है जो कि आपको क्वेश्चन पे अप्लाई करना है ताकि आपका आंसर आ जाए। ठीक, तो पहला ये है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा है फर्स्ट, क्या पढ़ा है कि भाई, अच्छा पहले तो फर्स्ट में लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो क्या क्या हमने लेट करी थी, हमने लेट करी थी a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू क्या भाई 0, a2x b2y प्लस c2 क्या है, ये भी 0। ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं। हमने पढ़ा था कि भाई अगर मैं इनका ग्राफिकली देखूं, ग्राफिकली, ठीक है, तो ग्राफिकली अगर मान लो पहला केस में क्या है, अगर इंटरसेक्ट कर रही है, पहला केस क्या है, अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है अगर ये क्या कर रही है, अगर ये कोइंसाइड है या फिर कोइंसिडेंट है। थर्ड केस क्या था, पैरेलल। ठीक है, तो ये तीन हमने पढ़े थे ग्राफिकली, है ना, ये तीन हमने बातें करी थी। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, अच्छा अगर इंटरसेक्ट कर रहा था तब कैसा सिस्टम था, तब कंसिस्टेंट था। कोइंसिडेंट में भी कैसा था, कंसिस्टेंट था। और पैरेलल में कैसा था, इनकंसिस्टेंट था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफिकली हमने समझ लिया। ठीक है, अब देखो, अच्छा कितने सॉल्यूशंस मिल रहे थे, सॉल्यूशंस कितने मिल रहे, सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशंस। तो इसमें कितने सॉल्यूशन मिल रहे थे, इसमें आपको सिंगल सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन मिल रहा था। इसमें कितने सॉल्यूशन मिल रहे थे, तो इनफिनाइट सॉल्यूशन मिल रहे थे, मतलब बहुत ही ज्यादा। और इसमें कितने सॉल्यूशन मिल रहे थे, नो सॉल्यूशन, नॉट अ सिंगल सॉल्यूशन। ठीक है, तो भाई आपने, भैया तो आपने कुछ बताया नहीं, आपने तो बस वही बातें बोली जो आपने बताई थी, आपने तो कुछ फॉर्मूला बताया नहीं था। फॉर्मूला मैं बताऊंगा, अब समझो। तो अगर इंटरसेक्ट को प्रूव करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, बेसिकली वो आपके रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला ये होता है कि अगर a1 बाय a2 अगर आपका b1 बाय b2 के इक्वल नहीं है तब आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इंटरसेक्ट वाला आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, इन कोइंसिडेंट के लिए क्या है, अगर आपका a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल हो और ये आपका c1 बाय c2 के इक्वल आ जाए, तब आपको कोइंसिडेंट का एग्जांपल मिलेगा या फिर आपको इनफिनिट सॉल्यूशन मिल रहे होंगे। और अगर पैरेलल की बात हो रही होगी तो अगर आपका a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल तो है, पर ये आपका c1 बाय c2 के इक्वल नहीं है, तब आपका पैरेलल वाला केस होगा। तो पहला केस क्या है, इंटरसेक्ट। यहां पे क्या कैसा सिस्टम रहता है, कोई कंसिस्टेंट सिस्टम रहता है, सिंगल सॉल्यूशन मिलता है। अगर ऐसा मेरे को प्रूव करने को आएगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, मेरे पास ये वाली इक्वेशन है, मैं इसको अप्लाई कर दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर मेरे पास कोइंसिडेंट का केस आ गया जहां पे भी सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, इनफिनिट सॉल्यूशन मिल रहे होते हैं, तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है, मैं इससे कोइंसिडेंट वाले केस को प्रूव कर दूंगा। अगर मेरे पास केस है पैरेलल का, तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है, नो सॉल्यूशन होता है, इसको प्रूव करने के लिए मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है, मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। ठीक, तो बस ये सिंपल सी बात थी जो हमें समझनी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया कि प्रूव करने का तरीका। ठीक है, अब और चीजें समझो। भैया आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा दी, आपने हमें ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन को कैसे समझना होता है ये समझा दिया, आपने ये नहीं बताया कि वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। ओहो हाँ भाई, वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है तो बताया ही नहीं मैंने, है ना। तो अब इसको भी समझ लेते हैं भाई, बहुत सिंपल है यार। ठीक है, देखो, तो मेथड ऑफ फाइंडिंग वेरिएबल वैल्यूज है ना, तो मेथड्स क्या हैं तो देख लो भाई।
methods to find value of variable के बाद में नहीं। तो देख लेते हैं। मैं देखो 3 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं? 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, पहला मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये देखो, ये आप सबको शायद पता भी हो, लेकिन समझ लेते हैं। पहला मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसमें होता क्या, मैं देखो आपको स्टेप्स बता सकता हूं। मैं आपको बता देता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में स्टेप क्या होते हैं। देखो होता ये है, मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। कैसी कैसी इक्वेशंस हैं? a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम क्या करते हैं, किसी एक लीनियर इक्वेशन को ले लेते हैं, उससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या करेंगे, अगर मेरे को यहां से x निकालना है तो x क्या आएगा? x यहां से आ जाएगा माइनस c1 माइनस b1y बाय a1, कुछ ऐसा x आएगा। ये किसकी वैल्यू? x की। तो हम एक किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं किसी एक लीनियर इक्वेशन से। उस वेरिएबल की वैल्यू को हम दूसरी लीनियर इक्वेशन में जाके इनपुट करा देते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे इनपुट करा दूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन पूरी y की इक्वेशन बन जाएगी। तो उससे होगा ये कि मेरे को जो आंसर मिलेगा, मेरे को y का आंसर मिल जाएगा। और जैसे ही मेरे को y का आंसर मिलेगा, मैं उस y के आंसर को जाके किसी भी दो इक्वेशन में जाके सब्स्टिट्यूट करा दूंगा, मेरे को x भी मिल जाएगा। कैसे करा, इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपको बता देता हूँ। अभी मेरे पास क्वेश्चंस भी हैं, मैं आपको वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको जल्दी से तरीके बता देता हूँ ताकि हम लोग क्वेश्चन जल्दी कर पाए। ठीक है, तो एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है समझ लो, दूसरा मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड। देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जैसे कि ये दो लीनियर इक्वेशन है, हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं, देखो अगर मैं समझाना चाहूँ तो ऐसे समझ लो कि ऐसे लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ लिखा है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2, या फिर x प्लस y इज इक्वल्स टू 2। तो अगर मेरे को यहाँ पे x और y की वैल्यू बतानी है और मैं बाय द एलिमिनेशन मेथड फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, तो इसमें हमें ये करना होता है कि दोनों इक्वेशन में पहले हम कंपेयर करते हैं कि भाई यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन में से अगर क्या करूँ कि अगर मैं इस वाली इक्वेशन में ऐसा कुछ कर दूं कि ये दोनों x सेम हो जाए, इन दोनों x के जो कोफिशिएंट सेम हो जाए, तो अगर मेरे को इसका x का कोफिशिएंट हो इस x के कोफिशिएंट के साथ मैच कराना है, तो मैं यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो होगा ये कि जो ये इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। ठीक, ये आ गई। तो मेरे पास दो इक्वेशंस क्या बन गई, एक इक्वेशन तो थी मेरे पास की 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2, और एक इक्वेशन मैंने बना दी 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब अगर मैं चाहूं तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को देखने में मिलेगा कि भाई ये कट जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा y, और यहां से आ जाएगा आपके पास माइनस का 2। तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी भाई साहब, देखा। अब मैं इस y की वैल्यू में y की वैल्यू को चाहूं तो चाहे इसमें पुट करा दूं चाहे इसमें पुट करा दूं, दोनों से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। क्या बात समझ में आती है? ठीक, तो ये दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड क्या है ये भी समझ लेते हैं। देखो तीसरा मेथड बहुत ज्यादा खतरनाक सा मेथड बोल सकते हो, खतरनाक नहीं है रियलिटी में, ये बहुत इजी मेथड है। ठीक है, इसको भी समझ। इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या नाम है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तीसरा मेथड भी देख लेते हैं भाई, क्या नाम है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहां पे क्या होता है कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होती हैं, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
तो भाई मैं एक तरीका बताऊंगा आपको, आप उसको समझ लो, आप बहुत आसानी से इसको फाइंड कर सकते हो बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। यहाँ पे भी हमें फाइंड क्या करना है, मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, वो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही है, पर वो थोड़ा इजी समझने में होता है। क्या करना होता है, आप लिखो x को लिख दो, ठीक, y को लिख दो, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उसको लिख दो, है ना, नहीं यहाँ पे जो वेरिएबल है उसको लिख दो। तो इस पे यहाँ का वेरिएबल क्या x है, इस पे वेरिएबल क्या है, y है। c1 के साथ कौन सा वेरिएबल है, वेरिएबल तो है नहीं, तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। भाई कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब ऐसा है ना कि भाई ये c1 लिखा है, c1 साथ यहाँ पे क्या कुछ है मल्टीप्लिकेशन में, कुछ भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 तो कह सकते हैं ना। अगर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या c1 चेंज होगा, c1 चेंज नहीं होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 है, ठीक। इन सबको इक्वल कर दो और यहाँ पे y में बस माइनस कर दो, ठीक। डिवाइड में क्या करना है, हमें डिवाइड में करना है x वाले को छिपा दो, जो भी x का है ना, x का जो कोफिशिएंट है, x का जो वेरिएबल है, दोनों x के वेरिएबल को छिपा दो। इसको देखो, इन दोनों को देखो भाई, हमें इन दोनों को छिपाना है और इन दोनों को देखना है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से तुम्हारा b1 c2 के b1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस b2 c1 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। फिर y वाले में क्या करना है, y वाले को छिपा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो a1 c2 हो जाएगा और a2 c1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस a2 c1। फिर इस वाले के लिए इसको छिपा दो और यहाँ पे किसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। हो ये रहा है, फिर से समझा देता हूँ, हो ये रहा है, हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहा है इस मेथड में भी। करना ये है, मैंने क्या करा, मैंने बोला पहले क्या कर दो, पहले तुम x को लिखो, y को लिखो और इसके साथ जो वेरिएबल है उसको लिखो। वेरिएबल तो कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, y वाले पे नेगेटिव लगा देंगे, बस इतना याद कर लो, ठीक। इन तीनों को इक्वल कर देंगे। यहाँ पे डिवाइड में, हम यहाँ पे डिवाइड में कुछ लिखेंगे, ठीक। क्या लिखना है समझो, जब मैं x वाले को लिखूंगा तो मैं x वाले को छिपा दूंगा, मैं क्या करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन। तो b1 का मल्टीप्लिकेशन c2 साथ होगा, माइनस करना है, और b2 का मल्टीप्लिकेशन c1 के साथ होगा, ठीक। तो यही लिखा है। जब मैं y वाले को लिखूंगा तो मैं y वाले को छिपा दूंगा, मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा a1 का c2 साथ और माइनस a2 का c1 साथ, a1 का c2 साथ माइनस a2 का c1 साथ। और जब c1 वाले का लिखूंगा तो मैं a1 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा b2 साथ और माइनस a2 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा b1 साथ, ठीक। अगर तुम यहां से देखो तो तुम्हें देखने में पता चलेगा, यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। इसको तुम चाहो तो नोट कर लो अच्छे से, बाय अ स्टार, इसको याद भी कर सकते हैं। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी a2 c1 माइनस a1 c2 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। और चाहो तो इसको भी नोट कर लो, ठीक है। ठीक, बहुत डिफिकल्ट लगा होगा, हो सकता है समझ में भी ना आया हो, मैं एक बार और समझाता हूँ, समझो। कुछ नहीं करना है, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, नाम समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा, आपको कोफिशिएंट आपको क्वेश्चन में देगा, आप बस कोफिशिएंट को यहाँ पे पुट कर दोगे बाय इन द फॉर्मूला, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो करना ये होता है, मेथड ये है बस कि आपको क्या करना है, x को लिखना है, y को लिखना है, इसका कोफिशिएंट, इसका वेरिएबल कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, y पे माइनस लगा दिया, इक्वल कर दिया। x को जब लिखेंगे तो x को छिपा देंगे, b1 c2 का मल्टीप्लिकेशन माइनस करना होता है, इतना याद रख लो यार, बस माइनस करना होता है। तो वही चीज कर रहा हूँ, ठीक। तो जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x को हम, भाई देखो तीनों तो इक्वल है, तो मैं x को इसके इक्वल कर देता हूँ, इस x को मैं इस वाले के इक्वल कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू मिलेगी, और y का निकाले तो y को इसके इक्वल कर देता हूँ, यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमने पढ़ लिया पूरा, ठीक। क्या क्या पढ़ा, लीनियर इक्वेशन पढ़ा हमने, लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे समझती है पढ़ा, उसमें क्या क्या चीजें आती वो पढ़ी, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ये सब पढ़ा, और वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये सब पढ़ लिया। तो हमने इतना पढ़ा है, और इतना हमने पढ़ा है तो मैं इतनी आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है यार, सही बताऊँ भाइयों बहनों, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको समझना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप समझ लोगे, मेरे को इतनी आशा है आपसे
मेरी तो आशा ही है आप लोग से, ठीक है, आप समझ लोगे, ठीक है यार। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो यार एक क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, ताकि आपको कुछ तो समझ में आए, है ना। तो मैं जरा क्वेश्चन लिख देता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो हाँ भैया, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दे रखे हैं। हैज का मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, क्या ये पेयर की, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे हैं, क्या ये कंसिस्टेंट है या ये इनकंसिस्टेंट है, क्या इनका एक यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनका इनफिनिट सॉल्यूशन है या फिर इनका नो सॉल्यूशन। तो ये हमसे यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट, हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, क्या लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। अगर मैं इसको देखूँ, ये क्या लिखा है, x + 2y + 5 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 3x - 6y + 1 इज इक्वल्स टू 0, 1 है, हाँ ये 1 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बस यूनिक, ये सब कुछ हमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में बात करनी है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो वो उस फॉर्मूले को पहले लिखते हैं कि हमारे, हमने फॉर्मूले ये पढ़े थे कि अगर a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर तीनों इक्वल होते हैं तो इनफिनिट सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे इनको हम वैल्यू को पुट करा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा बता दो, 1/-3 इज इक्वल्स टू 2/-6 इज इक्वल्स टू 5/1। फिर से और आगे देखते हैं, तो ये क्या लिखा है, -1/3 इज इक्वल्स टू -1/3 इज इक्वल्स टू 5। भाई ये दोनों सॉल्यूशन इक्वल हो गए और ये इसके इक्वल नहीं है। हमने कब पढ़ा था, हमने पढ़ा था जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल होता है, और अगर वो c1/c2 के इक्वल नहीं है तब कैसा सॉल्यूशन होता है, तब हमारे पास नो सॉल्यूशन आता है। अरे वाह। और एक कैसा सिस्टम होता है, कैसे कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं, तो इनकंसिस्टेंट होते हैं। लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही आपका आंसर है। क्या बात समझ में आ गई? बस आपको ऐसे ही प्रूव करना है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अब एक और मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ जल्दी से। तो भाई मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2 एंड द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 30, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम पहले इसको समझते हैं। हमसे क्या कह रहा है, दो नंबर का डिफरेंस क्या है, हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2। मान लीजिए वो जो दो नंबर हैं वो x एंड y है, क्या है, हमने x एंड y को लेट कर दिया है, ठीक है, हमने क्या कर दिया, लेट। इनके बीच का डिफरेंस, हाफ ऑफ द डिफरेंस, वो क्या है, वो 2 है। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक। और सेकंड में क्या कह रहा है, द सम ऑफ द ग्रेटर एंड ट्वाइस द सम ऑफ द स्मॉलर इज 30। हमने लेट कर लिया कि x इज ग्रेटर देन y, तो द सम ऑफ द ग्रेटर प्लस ट्वाइस द सम ऑफ द स्मॉलर इज 13। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। बस अब क्या करना है, अब आपको सॉल्व करना है। आप अगर आप यहां से x की वैल्यू को निकालो तो क्या है, ये x इज इक्वल्स टू 4 प्लस y, और इसको कहां इनपुट कराना है, इसको यहां पे इनपुट कराना है, इनपुट करा दो। तो 4 प्लस y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 13, 3y इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 3। y की वैल्यू आ गई, तो y को कहां इनपुट करा देंगे, चाहे तो आप इस फर्स्ट वाले में इनपुट करा दो, चाहे आप थर्ड वाले में इनपुट करा दो। मैं इस पे इनपुट करा देता हूं, इस पे भी करा सकते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 और x क्या आ जाएगा, 7, मतलब x 7 आ गया। बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस चैप्टर को खत्म कर। तो भाइयों बहनों, मैंने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखा है, मतलब बेहतरीन तो क्या ही है, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इसको अगर आप समझोगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, धीमे धीमे समझ में तो आएंगी आपको, है ना। और कहीं ना कहीं अगर ऐसे क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको इस चैप्टर का डर नहीं लगेगा। मतलब ये चैप्टर बहुत ईजी है ना, साफ सीधी बात, 10th क्लास में ये चैप्टर बहुत ईजी है। आप लोग इसके अगर 10-15 क्वेश्चन कर दो, अच्छे क्वेश्चन, तो आपके चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, साफ सीधी बात, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फादर इज 3 times as old as his son।
जो फादर है वो आपका, चलो यहाँ पे लिखते चलते हैं, ठीक है, क्या है, जो फादर है ही इज 3 टाइम्स, हम मान लेते हैं फादर की एज है वो x है, फादर की एज क्या है वो x मान लेते हैं, और जो बेटे मतलब सन की एज है वो मान लेते हैं y। तो जो फादर की एज है वो 3 टाइम्स एज ए सन है, मतलब ये जो आपकी फादर की एज है वो 3 टाइम्स एज ए सन है। फिर कह रहा है इन 12 इयर्स टाइम ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सन, मतलब 12 साल बाद जो पिताजी होंगे वो ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सन होंगे। तो मतलब आफ्टर 12 इयर्स अगर इसमें ऐड कर दूं तो ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अ सन। तो अगर 12 साल बाद अगर आपके पिताजी की एज देखी जा रही है तो आपके बेटे की तो एज 12 साल बाद देखी जा रही होगी, तो इसमें y प्लस 12 कर देंगे। क्या बात समझ में आई? ठीक, अभी आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को आप सॉल्व कर दोगे, आपके पास x एंड y की वैल्यू आ जाएगी। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आपको इसको खुद से करना है, और कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, तो भाइयों बहनों अब इतना करके हम लोग इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ये चैप्टर बहुत इजी है, आप लोग थोड़ी सी मेहनत करोगे आपको ये चैप्टर से प्यार हो जाएगा, या फिर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो भाइयों बहनों आज के लिए इतना ही, हम और नई वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे को इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स बता सकते हैं कि इसमें मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर करना। ठीक, तब तक के लिए बाय।